सो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है और वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो उस पर लगने वाले टॉर्क का डेरिवेशन। फिर उसके आगे हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज डेंसिटी। तो इस वीडियो में हम आगे इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है गाउस थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक है गाउस थ्योरम। तो गाउस एक फिजिसिस्ट है, उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड एक थ्योरम दी जिसे कहते हैं गाउस थ्योरम। तो पहले हम थोड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिमाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? अगर कहीं पर कोई चार्ज है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो उस चार्ज के चारों ओर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एरिया ले लें, एरिया किसी भी शेप या साइज का हो सकता है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक एरिया है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस एरिया से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मेजरमेंट होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसे फाई से डिनोट करते हैं अगर इसका एरिया ए है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मेजरमेंट है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, वो ई है। तो फाई जो होता है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मेजरमेंट है। तो क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करता है तो एक नंबर जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फाई एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फाई जो होता है फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एरिया वेक्टर ए का स्केलर प्रोडक्ट होता है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं फाई इक्वल ई ए कोस थीटा। और अगर हमारे पास कंपोनेंट अगर स्मॉल है, मतलब ये सरफेस ज्यादा बड़ा ना होगा, बहुत स्मॉल कंपोनेंट है इसका, तो उसके केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा फाई इक्वल ई डॉट डी एस कोस थीटा। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मतलब अगर हमारे पास कोई सरफेस है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मेजरमेंट होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे फाई से डिनोट करते हैं। और फाई का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल ई ए कोस थीटा। और अगर एरिया अगर स्मॉल है तो डी फाई इक्वल ई डॉट डी एस कोस थीटा। स्मॉल एरिया का फ्लक्स स्मॉल होता है तो इसे डी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल एरिया को डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो गाउस ने इसी फ्लक्स से रिलेटेड एक थ्योरम दी जिसे कहते हैं गाउस थ्योरम। तो क्या है ये गाउस थ्योरम? तो गाउस थ्योरम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। लेकिन गाउस थ्योरम को समझने से पहले हमें कुछ और चीजें जाननी होंगी। ये जो गाउस थ्योरम है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से तो रिलेटेड है, लेकिन साथ साथ जो है ना ये क्लोज्ड सरफेस से भी रिलेटेड है, क्लोज सरफेस। तो थोड़ा क्लोज सरफेस की बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्लोज सरफेस हो सकते हैं। क्लोज सरफेस, हर एक सरफेस जो पूरी तरह से क्लोज हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज सरफेस। और गाउस ने इन क्लोज सरफेस को नाम दिया गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस, गाउस के नाम पर ऐसे सरफेस जो क्लोज होते हैं उन्हें कहते हैं गाउसियन सरफेस। तो कौन कौन से सरफेस क्लोज होते हैं? तो जैसे कि अगर हमारे पास कोई स्फेयर है, तो एक स्फेयर जो है एक क्लोज सरफेस होता है क्योंकि ये पूरी तरह से क्लोज होता है। स्फेयर की रेडियस होती है स्मॉल आर। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास एक क्यूब है, तो क्यूब भी एक क्लोज सरफेस है। तो क्यूब की जो साइड होती है वो होती है स्मॉल है। और अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है, तो सिलेंडर इज ऑल्सो ए क्लोज सरफेस। इसकी रेडियस होती है आर। इसकी जो हाइट होती है उसे एल या एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई कोन है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और इसकी स्लैंट हाइट स्मॉल एल है, तो एक कोन भी अगर नीचे से क्लोज हो तो ये भी एक क्लोज सरफेस है। और जरूरी नहीं है क्लोज शेप हमेशा डेफिनेट शेप में होंगे, ये इनडेफिनेट शेप में भी कोई एक सरफेस हो सकता है। क्लियर? तो हर एक सरफेस जो क्लोज है उसे कहते हैं गाउसियन सरफेस। तो गाउस थ्योरम जो है वो इन्हीं क्लोज सरफेस से रिलेटेड है और साथ साथ ये फ्लक्स से भी रिलेटेड है। तो क्या है गाउसियन थ्योरम? तो गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface, passing through a closed surface, that is also known as Gaussian surface।
तो गाउस के अकॉर्डिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is 1 upon epsilon naught times multiple of charge surrounded by the surface। मतलब गाउस के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है तो क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सरफेस द्वारा घिरे चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम मल्टीपल होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम मल्टीपल होता है। मतलब अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है जो कि स्फेयर, क्यूब, सिलेंड्रिकल या कोनिकल या एक इंडेफिनिट शेप कुछ भी हो सकती है, अगर ये हम इनमें से कोई एक क्लोज सरफेस ले लें तो गाउस के अकॉर्डिंग अगर इन क्लोज सरफेस में से किसी भी एक सरफेस के अंदर कोई चार्ज क्यू है तो जहां कहीं भी चार्ज होता है उससे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और किसी सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्योंकि चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, तो इस सरफेस से पास होने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो गाउस के अकॉर्डिंग ये जो फ्लक्स होता है ना फाई, ये सरफेस द्वारा घिरे चार्ज क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम मल्टीपल होता है, दैट इज कॉल्ड गाउस थ्योरम। मतलब गाउस के अकॉर्डिंग किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस द्वारा घिरे चार्ज क्यू का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम मल्टीपल होता है, दैट इज नोन एज गाउस थ्योरम। तो ये तो इसका स्टेटमेंट है, अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो वैसे तो हम प्रूव करने के लिए कोई भी क्लोज सरफेस ले सकते हैं, लेकिन हम स्फेरिकल सरफेस लेंगे जिससे हम इस गाउस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास जो है एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है, लेट वी हैव अ spherical Gaussian surface of radius small r. There is a charge q present on its center। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ना एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है। गाउसियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस, स्फेयर जो होता है क्लोज होता है इसलिए एक गाउसियन सरफेस है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है जिसकी रेडियस r है और इस सरफेस के सेंटर पर कोई चार्ज q प्रेजेंट है। तो पहले इतना कर लेते हैं। तो ये एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है, ये इसका सेंटर है और सेंटर पर चार्ज q है और इसकी रेडियस स्मॉल r है। तो क्योंकि इसके सेंटर पर चार्ज q है तो ये सरफेस से घिरा हुआ है, और अगर चार्ज q सेंटर पर है तो चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, वो सभी डायरेक्शंस में होंगी, वो इस डायरेक्शन में भी होंगी, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे हर एक पॉइंट से पास हो रही होंगी इस सरफेस के। तो अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में ले लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करते हैं ई से, तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती है इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर वेक्टर का साइन लगा देंगे। तो वैसे तो ये एक बहुत बड़ा सरफेस है, अगर हम इस सरफेस का एक स्मॉल कंपोनेंट ले लें तो इस स्मॉल कंपोनेंट का अपना एक एरिया होगा, और ये जो एरिया होता है इसे कहते हैं एरिया वेक्टर, और इसकी भी अपनी एक डायरेक्शन होती है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डीएस से। तो सरफेस से तो बहुत सारा फ्लक्स पास हो रहा है, लेकिन इस स्मॉल कंपोनेंट से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, और स्मॉल फ्लक्स जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी फाई से, और डी फाई होता है ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस। और अगर हम ये डॉट साइन रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा ई
ds cos थीटा। और ये जो थीटा होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर ds के बीच का एंगल होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया वेक्टर ds दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्योंकि थीटा 0 है तो डी फाई इक्वल आ जाएगा ई डॉट डी एस कोस 0। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो कोस 0 1 हो जाएगा तो सिर्फ डी फाई बचेगा ई डॉट डी एस। अभी जो डी फाई है ना, ये तो एक स्मॉल कंपोनेंट का फ्लक्स है, जबकि ये जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, वो इस तरह के बहुत सारे स्मॉल कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो हम उन सभी कंपोनेंट्स का टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए इस तरह के जो कंपोनेंट है उन सभी का फ्लक्स कंबाइन कर देंगे, ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के लिए यूज करते हैं इंटीग्रेशन। तो टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए जो स्मॉल फ्लक्स है उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो टोटल फ्लक्स फाई आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। फाई इक्वल इंटीग्रेशन डी फाई, तो डी फाई की जो वैल्यू है, डी फाई की वैल्यू है ई डॉट डी एस। तो यहाँ पर राइट करेंगे ई डॉट डी एस। ई इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, इसे हम अब आगे यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो फाई इक्वल ई इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में रहेगा डीएस। डीएस जो है एक स्मॉल कंपोनेंट का एरिया है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब होता है कि इस तरह के सारे एरियाज का सम। तो जब हम सारे एरियाज का सम करेंगे तो ये पूरा स्फेरिकल एरिया बन जाएगा जिसकी रेडियस आर है। तो फाई इक्वल ई डॉट डीएस में जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस है, डीएस तो सिर्फ एक स्मॉल कंपोनेंट का एरिया था, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब है इस तरह के सारे कंपोनेंट्स का एरिया। तो सारे कंपोनेंट को मिलाने पर पूरा स्फेयर बन रहा है जिसकी रेडियस आर है। तो इंटीग्रेशन डीएस हो जाएगा एरिया ऑफ स्फेयर, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इक्वल हो जाएगा ई डॉट डीएस। इंटीग्रेशन डीएस जो है वो है 4 पाई आर स्क्वायर, इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब अगर बात करें ई की, तो अगर हमारे पास कोई चार्ज क्यू है और उससे आर डिस्टेंस पर हमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो चार्ज क्यू से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है होता है ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये तो सिर्फ ई का फॉर्मूला हो गया, इंटू में है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। फाई इक्वल क्या आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में क्या बचेगा क्यू, जो कि है गाउस थ्योरम। मतलब गाउस के अकॉर्डिंग किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस द्वारा घिरे चार्ज क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम मल्टीपल होता है। क्लियर? तो इसे कहते हैं गाउस थ्योरम, और ये इसका प्रूफ है। हमने इसको प्रूफ करने के लिए स्फेरिकल सरफेस यूज किया है, बाकी हम क्यूबिकल, क्यूबॉइडिकल या फिर कोनिकल या फिर सिलेंड्रिकल किसी भी तरह के सरफेस का यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद हम आगे जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ गाउस थ्योरम। मतलब ये जो गाउस थ्योरम है, अब हम इसके एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो हम जो है ना यहाँ पर गाउस थ्योरम के 3 एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 ही एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए infinitely uniform charged wire। तो गाउस थ्योरम का जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
ए इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, मतलब हमारे पास जो है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, तो हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में गाउस थ्योरम का यूज करेंगे। तो इसके लिए जो है मान लेते हैं हमारे पास जो है इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है और इस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म चार्ज है। वैसे तो ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, लेकिन हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसकी पूरी लेंथ ना लेकर इसका सिर्फ कुछ पोर्शन यूज करेंगे। तो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होता है। तो जैसे कि मान लो हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि पॉइंट जो है एक स्मॉल स्फेयर होता है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना वो भी एक स्फेरिकल शेप में इस तरह से फैलता है। लेकिन अगर हमारे पास जो है एक वायर है, तो वायर को जो है ना, जैसे एक पॉइंट एक स्मॉल स्फेयर होता है, तो एक वायर जो होती है ना वो एक थिन सिलेंडर होता है। तो अगर इस पर कोई चार्ज है तो उस थिन सिलेंडर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सिलेंडर की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, मतलब सिलेंडर की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड फैलेगा। तो ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, तो उससे प्रोड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न होगा वो एक सिलेंड्रिकल शेप में फैलेगा। तो हम इसके चारों ओर जो है ना एक डेफिनेट लेंथ का गाउसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेंगे। वैसे तो वायर जो है इनफाइनाइटली लेंथ का है, इसकी जो लेंथ है वो इन्फिनिटी है, लेकिन हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इसकी लेंथ में से एक डेफिनेट लेंथ ले ली। मान लेते हैं हमारे पास जो है इसकी जो डेफिनेट लेंथ है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी लेंथ जो है एल है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है। क्लियर? तो क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर जो चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके चारों ओर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक वायर जो होता है वो एक थिन सिलेंडर होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना, जैसे कि ये एक सिलेंडर है, ये भी जो मार्कर है एक सिलेंड्रिकल शेप में है और मान लेते हैं इस पर एक यूनिफॉर्म चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो उसके चारों ओर इसी शेप में प्रोड्यूस होगा जिस तरह की इसकी शेप है, सिलेंड्रिकल शेप में। तो सिलेंड्रिकल शेप में जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना वो इस तरह से होगी, जैसे सामने की ओर होगी, पीछे भी होगी, लेफ्ट राइट होगी और इन सभी डायरेक्शंस के बीच में भी होगी। क्लियर? लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, क्योंकि सरफेस चार्ज सरफेस पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की ओर नहीं जाएंगी। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है, मान लेते हैं कि ये जो है एक बड़ा सरफेस है और हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम पहले इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, और क्योंकि ये एक बड़ा सरफेस है तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बड़ा होगा। तो पहले जो है ना हम एक काम करेंगे, इसका एक स्मॉल कंपोनेंट ले लेंगे और इस स्मॉल कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। इसके इस स्मॉल कंपोनेंट पर जो डायरेक्शन होगी वो सामने की ओर होगी, क्योंकि किसी भी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है उस पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की डायरेक्शन होती है। क्योंकि इसका जो ये वाला सरफेस है वो तो कर्व सरफेस है, लेकिन इसके ऊपर और नीचे दो इस सर्कुलर सरफेस भी हैं, तो एक कंपोनेंट हम यहाँ पर भी ले सकते हैं और एक कंपोनेंट हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी और इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी और इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। तो इस कंपोनेंट को, क्योंकि जो कंपोनेंट का एरिया होता है उसे डिनोट करते हैं ds से, तो ऐसा करते हैं इस कंपोनेंट को मान लेते हैं ds1, इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, सामने की ओर है। इसको मान लेते हैं ds2, इसकी डायरेक्शन ऊपर है। इसको मान लेते हैं ds3, जिसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है। क्लियर? तो पहले हम ऐसा करते हैं, हम इन सभी कंपोनेंट्स का फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं और इन सारे कंपोनेंट्स के फ्लक्स को मिलाकर ही इस पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस का फ्लक्स बनेगा। तो टोटल फ्लक्स जो होगा ना, टोटल फ्लक्स वो इस तरह के कंपोनेंट्स के फ्लक्स को मिलाकर बनेगा। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है, तो इस ds1 कंपोनेंट से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा EDS1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा E डॉट ds1। ठीक उसी तरह से जो ds2 कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा EDS2, और जो ds3 कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा E डॉट ds3। और अगर हम इन सारे कंपोनेंट्स या इस तरह के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि ये जो कंपोनेंट है कर्व पर प्रेजेंट है, तो कर्व पर प्रेजेंट हम सारे कंपोनेंट अगर ले लें
तो टोटल कर्व आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो कंपोनेंट है वो सर्कुलर एरिया पर प्रेजेंट है, तो इसी तरह के अगर हम सर्कुलर एरिया पर सारे के सारे कंपोनेंट्स ले लें तो टोटल सर्कुलर एरिया का फ्लक्स आ जाएगा। और इसी तरह से नीचे वाले हम टोटल एरिया का फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो ds1 ds2 ds3 है ये अलग अलग सरफेस पर प्रेजेंट स्मॉल कंपोनेंट्स हैं, और अगर हम इन्हीं सरफेसेस पर प्रेजेंट सभी कंपोनेंट्स का अगर एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और अगर हम इन सबको प्लस कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से। तो E डॉट डी एस मीन्स ए डॉट बी होता है ए बी कोस थीटा, तो फाई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन E डॉट डी एस वन कोस थीटा। अब बात कर लेते हैं E और डी एस वन के बीच एंगल कितना है। तो E और डी एस वन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर राइट करेंगे 0 डिग्री मीन्स कोस 0। अब क्योंकि ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है और सॉरी वाया जो है एक थिन सिलेंडर होता है और इसके सरफेस पर चार्ज है, तो सरफेस पर चार्ज है तो उस चार्ज से जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना उसकी डायरेक्शन सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की डायरेक्शन में होगी, ऊपर जो सर्कुलर एरिया है उनकी डायरेक्शन में नहीं होगी। मींस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में होगा, जबकि जो ऊपर वाले हमने सर्कुलर एरिया पर कंपोनेंट लिए हैं वो ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हम यहाँ राइट करेंगे प्लस ds2 जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इसे राइट करेंगे E डॉट ds2 cos 90, और ये भी हो जाएगा E डॉट ds3 cos 90। cos 90 होता है 0, तो ये वाला और ये वाला दोनों कंपोनेंट 0, जबकि cos 0 होता है 1, तो सिर्फ इसमें E डॉट ds1 रहेगा। इंटीग्रेशन E ds1 प्लस 0 और प्लस 0, E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा ds1। अब ये ds1 जो है किस सरफेस का स्मॉल कंपोनेंट है, तो ये जो है ना कर्व का स्मॉल कंपोनेंट है, कर्व का। तो अगर हम इस तरह के सारे कंपोनेंट को मिला लें तो पूरा कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा। और ये जो शेप है सिलेंड्रिकल शेप है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, जिसमें आर होती है रेडियस ऑफ सिलेंडर और एच होती है हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसे हमने एल से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर 2 पाई आर एच में एच के प्लेस पर हम एल राइट कर लेंगे। तो फाई इक्वल हो जाएगा ई, फाई इक्वल ई इंटीग्रेशन ऑफ ds1 मतलब इस तरह के सारे कंपोनेंट का सम, और ये जो ds1 है कर्व पर प्रेजेंट है, तो कर्व के सारे कंपोनेंट का सम करेंगे तो पूरा कर्व आ जाएगा। और सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर एच में हमने आर के प्लेस पर यूज किया है एल, तो यहाँ पर आ जाएगा एल। अब क्योंकि हम राइट कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गाउस थ्योरम, तो हम यहाँ पर गाउस की थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो गाउस थ्योरम क्या होती है? बाय द गाउस थ्योरम। तो गाउस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इक्वल क्या होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इक्वल ई डॉट 2 पाई आर एल। अब अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे ई, तो जो 2 पाई आर एल है वो अपॉन में आएगा, तो ई इक्वल 2 पाई को अपॉन में लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट के साथ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर एल को राइट करेंगे क्यू के साथ, तो क्यू अपॉन आर एल मीन्स 2 पाई आर एल पूरा अपॉन में आ गया, 2 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ अपॉन में लिख लिया, आर एल को क्यू के साथ अपॉन में लिख लिया, तो ये हो गया क्यू अपॉन आर एल। अब जितने भी हमने फॉर्मूले डिस्कस किए इस चैप्टर में, सभी फॉर्मूलों में जो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में है, जबकि यहाँ पर आ रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। जब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जबकि जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यू, और अपॉन में आर एल ऐसे रहेगा। 2 से 4 कैंसिल करेंगे तो 2 ही बचेगा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पर। अब इसमें जो ये क्यू अपॉन एल है ये होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको नोट करते हैं लेमडा से, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। तो E इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन एल हो जाएगा लेमडा, ऊपर लिखा है 2, तो 2 लेमडा अपॉन आर। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। मतलब अगर हमारे पास कोई इन्फिनिटी लेंथ की यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, जिसमें लैम्डा जो है इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और आर जो है ना वो इस सिलेंड्रिकल सरफेस की रेडियस है। क्लियर?
ये फर्स्ट एप्लीकेशन है गाउस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अब हम इसके आगे नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। नंबर 2 सेकंड एप्लीकेशन। तो सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन। मतलब अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट एक्सपेंशन की यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए भी यूज करते हैं गाउस थ्योरम। ये सेकंड एप्लीकेशन है। तो इसके लिए जो ना हम ऐसा करते हैं, एक शीट ले लेते हैं। अब एक शीट जो होती है ना, वो एक प्लेन ऑब्जेक्ट है। मतलब जैसे कि पेपर, नोटबुक का पेपर भी एक शीट होता है, नोटबुक को भी हम एक शीट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर हम इसी तरह की कोई एक शीट ले लें, मान लेते हैं हमारे पास एक शीट है और ये जो ना शीट इनफाइनाइट एक्सपेंशन की, मतलब इसका जो एक्सपेंशन है, जो इसका फैलाव है वो इनफाइनाइट है। तो हम इनफाइनाइट एक्सपेंशन की शीट तो बना ही नहीं सकते, तो हम जो है ना एक डेफिनेट एक्सपेंशन की शीट बना लेंगे। और क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है तो हम इस पर एक यूनिफॉर्म चार्ज प्रोवाइड कर देंगे इसको। मान लेते हैं इस पर ये यूनिफॉर्म चार्ज प्रेजेंट है। अब क्योंकि ये जो शीट है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, वैसे तो शीट यह थोड़ा इस तरह से तिरछी रखी दिख रही है, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली अगर करके देखेंगे तो मान लेते हैं ये शीट है, तो शीट जो ना इस तरह से रखी है, इसके सरफेस पर यहाँ चार्ज है और यहाँ पर चार्ज है। तो अगर चार्ज यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, और अगर चार्ज यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पीछे की डायरेक्शन प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आगे और पीछे होगा। तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे, इस सीट के चारों ओर एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेंगे। एक डेफिनेट शेप का सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेंगे। अब हमें इस सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आगे और पीछे की डायरेक्शन में है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आगे की डायरेक्शन में होगा और पीछे की डायरेक्शन में होगा, ऊपर या नीचे की डायरेक्शन नहीं होगा। जैसे अगर शीट ये है ना, इसके यहाँ पर चार्ज है और यहाँ पर चार्ज है, तो इसके पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर या नीचे की तरफ नहीं फैल पाएगा क्योंकि चार्ज जो है सरफेस पर है, और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, आगे और पीछे की ओर। तो अगर हम इस सिलेंड्रिकल सरफेस के तीन अलग अलग एरियाज पर एक एक कंपोनेंट ले ले, जैसे कि ये वाला कंपोनेंट ये इस डायरेक्शन में है, इसको मान लेते हैं DS1। ये वाला कंपोनेंट आगे की डायरेक्शन में है तो इसको मान लेते हैं DS2। और एक कंपोनेंट हम कर्व पर भी ले सकते हैं और इसको मान लेते हैं DS3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आगे भी है और पीछे भी है, लेकिन ऊपर या नीचे की ओर नहीं है। तो हम फाइंड कर लेते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मींस टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो इन सारे कंपोनेंट के फ्लक्स के इंटीग्रेशन से बनेगा। तो पहला जो कंपोनेंट है वो है DS1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है E, तो ये हो जाएगा E डॉट DS1। इसी तरह से सेकंड कंपोनेंट है DS2, तो E डॉट DS2, E डॉट DS2। और थर्ड जो कंपोनेंट है वो है DS3, तो ये हो जाएगा E डॉट DS3। सम करने के लिए कर लेंगे इंटीग्रेशन, और अगर हम इन सबको प्लस कर दें तो इस पूरी शीट का टोटल फ्लक्स हो जाएगा 5। अब अगर एंगल की बात करें, सॉरी पहले राइट कर लेते हैं। जैसे ए डॉट बी होता है AB cos थीटा, तो E डॉट DS होगा EDS cos थीटा। तो cos थीटा में जो थीटा है वो क्या होगा,
जैसे कि ds1 और e एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा कितना हो जाएगा 0, ds2 और e भी एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो जाएगा। लेकिन ds3 ऊपर की ओर है जबकि e जो है लेफ्ट और राइट में है, तो जो ds3 है ना इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री के एंगल पर है, तो e ds3 में जो थीटा होगा वो 90 हो जाएगा। तो फाई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन e डॉट ds कोस 0, क्योंकि यहाँ पर एंगल 0 है ds1 में, यहाँ पर ds2 में भी 0 हो जाएगा, तो प्लस e डॉट ds2 कोस 0। लेकिन जो ds3 है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e ds3 कोस 90। अब जो कोस 90 होता है वो कितना होता है 0, तो थर्ड कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन कोस 0 1 होता है, तो सिर्फ ये वाले कंपोनेंट्स बचेंगे। मतलब y इक्वल बचेगा EDS1 EDS1 और यहाँ पर बचेगा EDS2 cos 01, जबकि ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, EDS2 और थर्ड कंपोनेंट 0। अब अगर बात करें यहाँ और यहाँ की, तो E तो E जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन DS1 E बाहर आएगा, इंटीग्रेशन DS2। DS1 और DS2 क्या है, तो DS1 और DS2 कंपोनेंट हैं जो कि सर्कुलर एरिया पर प्रेजेंट है। तो अगर हम इस तरह के सारे कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो ये टोटल एरिया आएगा, और इस तरह के सारे कंपोनेंट को जोड़ेंगे तो ये टोटल एरिया आएगा। और क्योंकि ये दोनों सर्कुलर एरिया हैं और सिलेंडर के जो दोनों सर्कल के एरिया होते हैं वो बराबर होते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ DS1 और इंटीग्रेशन ऑफ DS2 ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इनको हम मान लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ DS1 और इंटीग्रेशन ऑफ DS2 दोनों के एरिया को एक कॉमन एरिया ए से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो फाई इक्वल हो जाएगा E इंटीग्रेशन DS1 जो है वो ए है प्लस E और ए, EA प्लस EA क्या हो जाएगा 2EA, क्योंकि हमें फाइंड करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सपेंशन। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे गाउस थ्योरम बाय गाउस थ्योरम। तो गाउस थ्योरम क्या होती है, फाई इक्वल 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू इक्वल 2EA, यहाँ से E फाइंड करेंगे तो 2A अपॉन में आएगा, तो E इक्वल हो जाएगा Q इंटू 1 Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट तो पहले लिखा है, E अपॉन में आएगा 2A, तो ये हो जाएगा 2A। अब इसमें जो Q अपॉन A है, Q अपॉन A क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां पर Q अपॉन A है वहां पर आ जाएगा सिग्मा, बाकी सब ऐसे रहेगा, तो इक्वल हो जाएगा Q अपॉन A को राइट करेंगे सिग्मा, और अपॉन में क्या बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है इनफाइनाइट एक्सपेंशन की, तो उसके कारण प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है ना गाउस थ्योरम का सेकंड एप्लीकेशन है, क्योंकि इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए भी हम गाउस थ्योरम का ही यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो इसी तरह से हम गाउस थ्योरम के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस राइट कर सकते हैं। तो गाउस थ्योरम का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज शेल। किसी सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ टू वेरीफाई कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पर जो है ना हम 4 एप्लीकेशंस टोटल डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम 2 तो कर चुके हैं, बाकी के 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एप्लीकेशंस फॉर गाउस लॉ में फर्स्ट एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली
चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन। इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज सेल, और हम गाउस थ्योरम की हेल्प से वेरीफाई कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्लियर?